हाँ जी, आरएस मेंस 90 डेज चैलेंज। इसको मैं एक लाइन में समराइज़ करूँ तो आपको 90 डेज़ में पूरा आरएस मेंस का सिलेबस खींचना है, क्योंकि आपकी खुद से कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही। साथ में आपको आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग में आपके आंसर्स कोई दूसरे देख सके, दूसरे लोग देख सके और दूसरे लोगों का आंसर आप देख सको, लाइक वगैरह कर सको, खुद के आंसर्स को खुद इवैल्यूएट कर सको। ये सब आपको 90 डेज़ में करना है, तो आपके लिए परफेक्ट चीज़ है 90 डेज़ चैलेंज। सारी चीज़ें बताऊँगा, कैसे सबमिट करना है, कहाँ लिंक आता है, कैसे दूसरों के आंसर्स को लाइक करना है, कैसे बेस्ट आंसर को देखना है, मॉडल आंसर्स को कैसे देखना है, सारी चीज़ें बताऊँगा, क्यों ज़रूरी है। तो यूजुअली ना मैं ऐसी लाइन्स या थंबनेल जो आते हैं ना यूट्यूब पे, वो आई डोंट प्रेफर दैट, क्योंकि जर्नी थोड़ी स्लो हो सकती है हमारी, बट फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो वो सब थंबनेल हम नहीं लगाते कि 1 महीने में आरएस बने या फिर इसी अटेम्प्ट में आरएस बने, ऐसा कुछ नहीं लगाते। लेकिन मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, एंड एवरी लाइन और एवरी वर्ड जो मैं अपने मुँह से बाहर निकालता हूँ, मैं यही कोशिश करता हूँ कि उसके पीछे मेरी थिंकिंग प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि मैं क्यों अटर कर रहा हूँ वो वर्ड। तो मैं ये लाइन बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आपका 20-30 मिनट का वीडियो होगा। ये वीडियो आपके 3 साल बचा सकता है। आगे मैं प्रूव करूँगा कि कैसे मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी। हाँ, सिर्फ़ इस वीडियो को देखने से 3 साल नहीं बचते, कभी नहीं होगा ऐसा। कोई भी जैसे क्विक रिच स्कीम्स आती है ना, जैसे कि इस वीडियो को देखने से आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उस वीडियो में जो लर्निंग है, उसको इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? तो जल्दी से बिना फालतू की बातें किए हुए स्टार्ट करते हैं। 90 डे चैलेंज इंडेक्स क्या है? क्या-क्या होगा हम ये डिस्कस करेंगे। कैसे होगा ये डिस्कस करेंगे। रिपा वाले लोग जो हैं उनको कैसे फ़ायदा होगा? टाइम मैनेजमेंट आप कैसे सीख सकते हो 90 डेज़ में और आंसर चेक कैसे करोगे? आपके खुद के आंसर्स को आप कैसे इवैल्यूएट करोगे? आपके दोस्त के आंसर को आप कैसे इवैल्यूएट करोगे? ठीक है? देखो भाई, रीडिंग रीडिंग के बाद में होना चाहिए, रिवीजन के बाद में होना चाहिए आंसर राइटिंग और आंसर राइटिंग के बाद में कोई फीडबैक देना होना चाहिए। ये पूरा मेंस का लूप होता है। जैसे आपने कोई भी स्टैटिक सब्जेक्ट उठा लिया, राजस्थान हिस्ट्री उठा लिया, एथिक्स उठा लिया, पवेड उठा लिया, कुछ भी उठा लिया। सबसे पहले आप रीडिंग मारोगे, उसके बाद में उसका रिवीजन करोगे, रिवीजन करने के बाद आंसर राइटिंग करोगे, आंसर राइटिंग के बाद में आपको कोई बताने वाला होना चाहिए ना कि यार आंसर सही लिखा है, नहीं लिखा। अब देखो हमारे पास उतना टाइम है नहीं, एक्चुअली हम 4-5 लोग ही हैं। टेस्ट सीरीज में इनफ इतने लोग हैं कि उनका ही हम टाइम पे कॉपी चेक करके दे दें, वही बड़ी बात है, ठीक है? और कॉपी चेक ढंग से कर रहे हैं तो टाइम तो लगता है साहब। तो हम आपका इस मामले में हेल्प नहीं कर पा रहे, लेकिन आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। और एक सीक्रेट बात बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, आगे कि आपको बता ही देता हूँ, आपको नहीं जरूरत है यार हमारी आंसर चेक करवाने में। हाँ, टेस्ट सीरीज से आपकी कंटिन्यूटी बनती है, टेस्ट के सॉल्यूशंस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं क्लेम करता हूँ कि कनेक्ट के जो सॉल्यूशंस भी आप 22 टेस्ट के पढ़ जाओगे ना, 22 टेस्ट के, तो भी 70% पेपर वहां से मैच हो जाएगा सॉल्यूशन से। रट लेना है उनको। तो इन सब चीजों में बिल्कुल हमारी हेल्प लगती है, आपको एक डायरेक्शन मिलती है। लेकिन आंसर चेक ना आप खुद से कर सकते हो। मैं एसओपी बताऊँगा कि कैसे आपको आपके आंसर को इवैल्यूएट करना है, ठीक है? दूसरा, यार कॉम्पिटिशन, ठीक है? ये हम लोग हैं, जो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आप देखो, कितना भी मैं चिकनी-चुपड़ी बातें कर लूँ, बट दिस इज़ द हार्श ट्रूथ दैट दैट कि इतने लोग बैठ रहे हैं, उनमें से अल्टीमेटली 2000 लोग इंटरव्यू देंगे और अल्टीमेटली वही 900 के आस-पास सेलेक्ट होंगे फाइनल लिस्ट में, ठीक है? तो कॉम्पिटिशन तो है, एक-दूसरे से कम्पीट तो करना है। तो 90 डेज़ में आप एक-दूसरे का आंसर देखोगे, तो आपको रियल कॉम्पिटिशन का पता चलेगा। और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इतने अच्छे-अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, इनसे ऊपर कॉम्पिटिशन नहीं है कहीं भी। जो क्रीम लोग हैं वो हैं अपने पास कनेक्ट में जुड़े हुए हैं, ठीक है? इनसे ऊपर कॉम्पिटिशन नहीं है, इन्हीं लोगों से आपका कॉम्पिटिशन है, ठीक है? पूरा जो कंप्लीशन की जो फीलिंग है वो बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आपका 90 दिन के अंदर पूरा सिलेबस करना आप ही को है। लेकिन एक ऐसा है ना कि आपको एक गाइडेंस मिल गया, आप एक रॉकेट मिल गया जिस पे बैठ के आपको ड्राइव आपको ही करना है, ठीक है? और टाइम मैनेजमेंट ये बहुत बड़ा इश्यू है। कल भी टेस्ट सीरीज में मैं आप लोगों को समझा रहा था, रिपा वालों को, कि भाई 3 घंटे बैठना है और यदि आपका पेपर छूट रहा है ना, आप कितने ही ज्ञानी हो, कितना ही कुछ कर रहे हो, यदि पेपर छूट रहा है ना, आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। आपने कितना ही बेटर आंसर लिख दिया हो 10 मार्क्स का, यदि मान लो आपने एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दिया और उसके बदले में बहुत अच्छा लिख दिया दूसरा, दूसरे में बहुत अच्छा लिख दिया, तो हार्डली आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। ये भी मैं खींच के बोल रहा हूँ, ठीक है? लेकिन यदि आपने दोनों में एवरेज लिख दिया तो 5-5 मार्क्स मिल सकते हैं, 4.5 4.5 मिलते हैं, तो भी 9 मार्क्स बनते हैं आपके। तो एवरेज लिखो भले ही, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें बात करते हैं अपन। आपका होमवर्क क्या है? पहले सबसे पहले क्या करना है? प्रिंट निकलवानी है 3 चीज़ें। एक तो आपको शेड्यूल की पीडीएफ दी हुई है। ये लोड नहीं हुआ, यहाँ पे एक इमेज थी, अनफॉर्चुनेटली ये लोड नहीं हुई, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे पिन्ड मैसेजेस पे जाना, वहाँ पे आपको शेड्यूल मिल जाएगा किसका, 90 डेज़ चैलेंज का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग। पिन्ड मैसेज कनेक्ट सिविल्स आरएस के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? उसके बाद में 200 पेज की एक राइटिंग बुक है, मतलब वो खाली जो कॉपी आती है ना, वो निकलवा लो। आप डेली 2 पेज भी भरोगे तो भी 90 डेज में 180 पेज हो जाते हैं, ठीक है? तो कभी ढाई पेज, कभी 2 पेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली आंसर राइटिंग करना। डेली सिर्फ आधा घंटा आपको लिखना है। और इमेंस इंप्रूवमेंट मैं बताऊँगा, सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखेंगे हम। मैं आगे बताऊँगा कि कैसे लिखना है, कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है? और एक नोट्स की पीडीएफ थी, ये कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप निकलवा भी सकते हो, नहीं भी निकलवा सकते।
मतलब जो लर्निंग आपको मिल रही है दूसरों के आंसर से या मॉडल आंसर से, वो कहीं ना कहीं लिखते जाओ आप, तो आप कॉपी में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है, ठीक है। अब देखो, आपको लिंक कैसे मिलेगा? आपको कुछ नहीं करना, डेली कनेक्ट स्विच का टेलीग्राम चैनल खोलना है, वहां पे आपको डेली 7 बजे लिंक मिल जाएगा कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स क्लिक हियर, हिंदी मीडियम क्लिक हियर। आपका जो भी मीडियम उस पर क्लिक करते हैं आप सीधा उस पेज पे पहुंच जाओगे, जहां पे 4 क्वेश्चन है, 3 जीएस के होंगे, एक पेपर 4 का राइटिंग वाला पार्ट होगा, जिसे अभी संक्षिप्तीकरण चल रहा है, पहले भी आप शेड्यूल में देखोगे तो, ठीक है। इस तरीके से आपको लिंक मिल जाएगा। या फिर आप क्या करो, सॉरी यार, कोई एसी डोनेट कर दो यार। मेरे सारे ऑडियंस मेरी तरह ही गरीब है क्या? देखो पसीना सा आ रहा है और पंखा में चला नहीं सकता क्योंकि वॉइस वाली प्रॉब्लम होगी, नॉइस आएगा पंखे का। तो कोई यदि कोई एस्पिरेंट है जो ठीक ठाक मेरी तरह गरीब नहीं है, तो वो एसी डोनेट कर सकता है मुझे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाओ, राज आर एस वेबसाइट डालो, ये कनेक्ट सिविल्स की वेबसाइट है। और इस पे हम काम करेंगे, अभी इस पे पुराना डेटा पड़ा हुआ है, हम इस पे बहुत अच्छे से काम करेंगे, इसको वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट बना देंगे, ठीक है। या फिर आप हिंदी मीडियम से तो राज आर एस हिंदी डालो, पहुंच गए होम पेज पे, गूगल पे क्लिक करते ही वहां पे इंडेक्स में जाओगे आप। इंडेक्स में ऐसे 3 वो बने रहते हैं। इंडेक्स में जाने के बाद में आरएस मुख्य परीक्षा में 90 डेज चैलेंज आएगा, उस पर क्लिक कर दो। उस पर क्लिक करने के बाद में आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। वहां पे सारी लिस्टिंग होगी, जैसे अप्रैल का 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, ऐसे लिस्टिंग होगी, ठीक है। तो 1 अप्रैल की आपको आंसर राइटिंग करनी है, 1 अप्रैल का कर दो। मान लो किसी दिन छूट गया 5 अप्रैल का, तो 6 अप्रैल के दिन 5 और 6 दोनों का कर लो, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। आरएस मेंस में जाके 90 डेज चैलेंज में जाना है, ठीक है। आपको एक वीडियो में चिपका दूंगा, उसमें आपको डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे आपको आंसर को सबमिट करना है, कैसे लॉगिन करना है, सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, तो देखो बात ऐसी है, आप यहाँ पे पहुँच गए, 1 अप्रैल 2024 पे पहुँच गए, आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको सब्जेक्ट है राजस्थान हिस्ट्री है, टॉपिक ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या आपको पहले शेड्यूल में पता चल गया कि कौन से दिन कौन से क्वेश्चन पता चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजोलिया इंस्क्रिप्शन। अब सबसे पहले तो आपको इसको लिखना है, हिंदी में भी सेम चीज़ है, हिंदी में भी यहाँ पे देखो ये रहा, बिजोलिया शिलालेख का महत्व लिखिए, दोनों के अलग अलग लिंक है ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहो, हिंदी के आंसर अलग हो, इंग्लिश के आंसर अलग हो, ठीक है। अब बिजोलिया शिलालेख का महत्व आपसे पूछ रहा है वो, आपने पहले पेन और पेज पे जो आपने पीडीएफ निकलवाई थी उस पर आपने लिख लिया, लिख के आप फिर यहाँ पे क्लिक करोगे ना कहीं पे भी इस क्वेश्चन पे, तो ये खुल जाएगा आपका इसका आंसर। आपने आंसर पढ़ लिया, अपने आंसर से मैच करवा लिया। दूसरा है राणा कुंभा की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ब्रीफली डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट ऑफ राणा कुंभा, ठीक है। इस पर क्लिक किया तो ये खुल गया इसका, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मिडिवल राजस्थान, इस पर क्लिक किया तो ये देखो ये खुल गया पूरा रेवेन्यू, और पूरा है ना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक ये ठीक है इस तरीके से। अब मान लो आपको बाकी लोगों के आंसर्स देखने, तो नीचे जाओ, ये देखो रिया शर्मा मैम ने कमेंट किया सी मोर में जाओगे। अब देखो मोबाइल में क्या होगा, मोबाइल में सीधे सीधे नहीं दिखेंगे, वहाँ पे व्यू नाम से एक बटन होगा, रिया शर्मा है यहाँ पे इनके शर्मा नहीं, ये तो अशर्मा है, अशर्मा है ठीक है। तो रिया मैम की यहाँ पे व्यू बटन होगा, तो उस पर क्लिक करने के बाद में ये फोटो खींच जाएगी, है ना, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कृष्णकांत जंगीर सर है, यहाँ पे व्यू बटन होगा वहाँ पे मोबाइल में, मोबाइल वालों के लिए, जिनके पास लैपटॉप है उनको तो सीधा सीधा दिखेगा ना, सी मोर में जाते ये देखो नीचे ये हो गया ना। अब मान लो आपको कृष्णकांत जी का आंसर बहुत अच्छे लग गए, तो आप इसको लाइक कर दो। लाइक करने से फायदा क्या होगा, ऊपर तैर जाएगा आंसर सबसे ऊपर, ताकि आप किसी दिन टाइम नहीं हो ना, तो बस आपको सबसे ऊपर वाले आंसर को, हालांकि हम बेस्ट को पिन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे ऊपर जो है उसको पढ़ के आप अच्छे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बाय डिफॉल्ट बेस्ट सेलेक्टेड है, बेस्ट का मतलब जिसपे सबसे ज़्यादा लाइक्स है ना। तो यहाँ पे देखो रिया मैम के 3 लाइक है, कृष्णकांत जी के 2 ही लाइक थे, अभी 3 कर दिए मैंने, तो हाँ ठीक है, तो ये इनके 3 हो गए। तो यहाँ पे ये सबसे ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। अब सबसे पहले आप यहाँ पे लॉग आउट रहोगे आज, है ना, ये लॉगिन एक ही बार करना है, ये वाली चीज़ बार बार नहीं करनी। लॉगिन अब बिना लॉगिन करे आप यहाँ पे सबमिट नहीं कर पाओगे, तो सबसे पहले लॉगिन पे जाओगे, गूगल पे क्लिक करोगे, गूगल पे आते ही मोबाइल में आपके पास ऑप्शन आएगा अपना अकाउंट सेलेक्ट करने का, गूगल अकाउंट पे सेलेक्ट करके बस हो गया काम आपका। अब आप लॉगिन हो गए, जैसे हमें कनेक्ट सिविल से लॉगिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे, सेकंड वाला जो है ना इस पर क्लिक करोगे, और आपका जो भी आंसर की जो वो है इमेज है उसको अपलोड कर दोगे, एक एक अपलोड होगी, ध्यान रखना। यहाँ पे पहली अपलोड हो गई, यू मस्ट बी लॉग्ड इन, लॉग्ड इन है तो सही भाई, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, ये लॉगिन क्यों नहीं बता रहा, एक मिनट, लॉग आउट करने दो, वापस लॉगिन करने दो। हाँ जी, लॉगिन हो गया, यहाँ पे क्लिक किया, अरे इसको क्या हो गया, ये हो जाएगा सही, टेंशन मतलब आप ना। ये रहा, लॉगिन करता हूँ मैं, ये गूगल, ये लॉगिन हो गया साहब, इस पे गए,
हो जा हो जा हो जा हो जा, हाँ हो गया, ठीक है। तो ये अपलोड हो गई। अब मान लो दूसरी इमेज, क्योंकि तीन तीन आंसर लिखे हैं आपने, हो सकता है 2 पेज हो 3 पेज हो। दूसरी इमेज यहाँ से सेलेक्ट करो, दूसरी सेलेक्ट कर ली मैंने। इस तरीके से आप दोनों तीनों इमेज सेलेक्ट करके एक साथ, और यहाँ पे फिर कमेंट पे दबाना। मान लो तीसरी इमेज आपके पास, फिर तीसरी सेलेक्ट करो और कमेंट पे दबा देना। फिर आपको बाकी लोगों के कमेंट भी दिखने लग जाएंगे, आपका कमेंट भी आ जाएगा। आप वहाँ पे लिख भी दो कि प्लीज़ रिव्यू माय आंसर, या फिर आप एक दूसरे के कमेंट भी कर दिया करो। जैसे मान लो ये वाला है, महेश पालीवाल जी ने हिंदी में यहाँ पे सबमिट किया, हिंदी वाली वेबसाइट पे। तो यहाँ पे रिप्लाई में जाके आप लिख दो कि वेरी गुड अटेम्प्ट महेश जी। और फिर यहाँ पे लिख दो कि इम्प्रूवमेंट क्या क्या कर सकते हैं, कि आप डायग्राम और अच्छा बना सकते थे। अब आप बोलोगे हमें क्या फ़ायदा दूसरों कमेंट करने पे। फिर आप, क्योंकि आपकी एक कम्युनिटी सी बन जाएगी, आपको पता लगने लग जाएगा कि यार ये बहुत अच्छा आंसर लिखता है, ये बहुत अच्छा आंसर लिखती है, ये बहुत अच्छा कमेंट करता है, करती है। तो फिर आप उनसे भी कमेंट मांगने लग जाओ। इस तरीके से डेली सिर्फ आधा घंटा देना है आपको आंसर राइटिंग में। आप में इंप्रूवमेंट होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। डेली आप आधा घंटा भी कर दोगे तो भी आपके 10 से 20 मार्क्स इंप्रूव होंगे। और मैंने कल परसों ग्राफ बताया था, 20 मार्क्स में सीधे 400 तक रैंक इंप्रूव हो रही है। मतलब 300 और समथिंग रैंक से आप सीधा 700 से बाहर निकल जा रहे हो। तो 10-20 मार्क्स बहुत होते हैं। आपको 90 डेज ये फॉलो करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हिंदी वालों में अभी ये यार ये ऐड आ रहे हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि एस्पिरेंट फालतू के ऐड देखिए। जैसे ये हियरिंग का ऐड का है, ये ब्लड शुगर का है, ये कोई गेम का है ना। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, डिस्कस वालों को मैंने मेल भी लिख दिया है, सब कुछ कर दिया। वो पैसे मांग रहे हैं 10,000 रुपये एड वेड हटाने के। तो मैं पहले तो करूँगा, कुछ कुछ जुगाड़ नहीं होगा तो फिर देंगे पैसे, लेकिन इसे ऐड को हटवाऊंगा मैं 1-2 दिन में ना। तो अभी झेल लो आप इसको। बाकी इंग्लिश वालों को तो नहीं दिख रहा है ऐड, है ना। इंग्लिश वालों को तो शायद नीचे है ये, उसके बाद में तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इंग्लिश वालों को तो। ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। 2 अप्रैल पर कहाँ से जाना है, या तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम से लिंक से चल जाओ जैसे मैंने बताया था, या फिर आप RS मेंस में जाके 90 डेज चैलेंज पे क्लिक करके इस वाले पेज पे आ जाओ। इस वाले पेज पे ये लिस्ट आपको बनती जाएगी, अप्रैल 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल से, है ना। हिंदी में भी सेम ही है। हिंदी में भी आप RS मुख्य परीक्षा में जाके 90 डेज चैलेंज पे क्लिक करोगे तो ये लिस्ट बनती जाएगी 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर राइटिंग करोगे। आगे चलते हैं। हाँ जी, तो आपने देख लिया कि किस तरीके से सबमिट वगैरह करना है। अब रीपा स्टूडेंट्स कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखो 22 पेपर है आपके पास, 22 पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे। इनको रट लेना है, याद आएँगे ये पेपर, ध्यान रखना, ठीक है? इनको रट लेना है। अब रटने के साथ-साथ इनको कहीं अप्लाई भी तो करना पड़ेगा। देखो आपको आपके मेंटर्स ने फीडबैक दिया होगा, है ना? कि टाइम आपका एक तो पेपर छूट जाता है कभी-कभी, तो वो जो क्वेश्चन छूटे गए वहाँ लिखने का मौका मिलेगा दोबारा। दूसरा आपके फीडबैक, जैसे आपको बताया गया था कि यार डायग्राम नहीं बनाया आपने या फिर एग्जांपल्स आपने नहीं डाला, वो सारी चीज़ें यहाँ अप्लाई करके देखो, उन्हीं सेम क्वेश्चन्स में, क्योंकि क्वेश्चन्स लगभग सेम होंगे, अलग भी होंगे कुछ-कुछ, लेकिन जानबूझ के रिपीट किया उन क्वेश्चन्स को, क्योंकि आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 चीज़ों को अलग-अलग जगह पढ़ने से अच्छा है, एक चीज़ को 10 बार आप पढ़ो। प्लीज़, प्लीज़, ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये अच्छे से कर लेना, ये 22 टेस्ट का सॉल्यूशन अच्छे से कर लेना, ठीक है? रीपा एडवांस और रीपा लाइट दोनों के लिए ही है, ठीक है? आगे चलते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, आपको घड़ी लगा के ही 90 डेज करना है। 2 मिनट के क्वेश्चन को 2 मार्कर के क्वेश्चन को 2 मिनट में ही करना है, 5 मार्कर के क्वेश्चन को 4 मिनट में ही करना है और 10 मार्कर के क्वेश्चन को 8-9 मिनट में ही करना है। हो सकता है शुरू में आपको 10 मार्कर में 15 मिनट लग जाए, कोई बात नहीं, हताश नहीं होना है। अभी मैं पेपर लिखने बैठूँ, मुझे 12-13 मिनट लग जाएँगे, क्योंकि शुरू में लगता है टाइम। अभी राइटिंग प्रैक्टिस छूट गई है, लेकिन धीरे-धीरे आप देखोगे अगले 5 दिन में ही आप 13 मिनट में लिखने लग गए। अगले 5 मिनट में 5 दिन में आप 11 मिनट में, अब उसके बाद में थोड़ा थोड़ा जोर आएगा, फिर 10 अगले 10 दिन में आप 8 मिनट में लिखने लग जाओगे। मतलब 1 महीने आपका जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि मैं टाइमली आंसर को लिख दूं, कितना ही गंदा अच्छा जो भी है, और अच्छा आंसर बाकी लोगों का आप देख लो वहां पे, ठीक है। अब खुद के आंसर को कैसे रिव्यू करें, चाहे पीयर रिव्यू कर ले कि आप ना किसी को पकड़ लो वहाँ पे, आपको पता लग जाएगा कि यार ये दीदी बहुत अच्छा आंसर लिख रही है या फिर ये भैया अच्छा आंसर लिख रहे हैं। उनको आप वहीं पे मैसेज कर दो डिस्कस में ही, राज आरएस की वेबसाइट पे, कि भैया यार मेरा भी चेक कर दिया करो आप, है ना। थोड़े दिनों में लोग सॉर्ट आउट हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि कौन अच्छा लिख रहा है, कौन कैसा लिख रहा है। उनसे कॉपी चेक करवा लो, उनके आप चेक कर लो। अब चेक कैसे करना है, देखो यूनिफॉर्मिटी के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, एक एसओपी बनाई हुई है हमने, ठीक है। इवन कनेक्ट के मेंटर्स भी सारे मिलकर डिस्कस करते हैं पेपर चेक करने से पहले कि हमें कैसे चेक करना है, ठीक है। तो 2 मार्कर क्वेश्चन में सबसे पहले जो पूछा है वो बता दिया ना, तो सीधा-सीधा 1 नंबर दे दो अपने आप को या फिर अपने दोस्त को। जो पूछा है, जो सीधा-सीधा बता दिया तो कैसे भी। यदि जो पूछा है वो सीधा-सीधा बता दिया प्लस एक एग्जांपल दे दिया, मान लो पूछा है कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म क्या है, तो सीधा-सीधा डेफिनिशन लिख दी तो 1 नंबर दे दो। साथ में ये भी बता दिया कि नेटफ्लिक्स हो गया या अमेज़न प्राइम हो गया या फिर राजस्थान का जो फर्स्ट ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म था, वो हो गया। इनका नाम दे दिया तो उसको 1.5 मार्क्स दे दो, और साथ में कोई छोटा-मोटा डायग्राम भी बना दिया तो 2 मार्क्स दे दो, ठीक है? 2 मार्क्स
पॉसिबल है 2 में से 2 किसमें 2 मार्कर क्वेश्चन में, है ना? अब हालाँकि डायग्राम वगैरह बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे पुश कर रहा हूँ आपको कि आपको 2 में डायग्राम बनाने की आदत पड़ गई तो आप 5 और 10 में तो पक्का बना ही दोगे, ठीक है? तो यहाँ पे तो अपने को पुश करना है अपने आप को, अपने को लेवल अपना इतना हाई कर देना है कि फिर आप किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम बना सकते हैं जिसमें चाहे उसमें, ठीक है? किसी भी क्वेश्चन में एग्जांपल, डेटा, फैक्ट, कमिटीज़, कोर्ट्स, लीगल एंटिटीज़, आर्टिकल्स, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, स्कीम्स, ये सारी चीज़ें अपने को डालनी है। ये देखो कॉन्शियसली देखो लिकर पी कैसे लिकर पीकेएसएससी सेड, ये कॉन्शियसली अपने दिमाग में चलता रहना चाहिए, तभी आपके आंसर में वैल्यू ऐड हो पाएगी, है ना? कोई लीगल एंटिटी, कोई एग्जांपल, कोई कोड, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई रैंकिंग, कोई पर्सनैलिटी, नाम जैसे एम एस स्वामीनाथन सर का नाम लिख दिया आपने, कोई कीवर्ड, कोई स्कीम, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कोई कमिटी, है ना? कोई आर्टिकल, कोई डेटा, कोई फैक्ट, कोई डायग्राम, ये सब चीजें आपको आंसर में डालनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये हो गया एसडीएफसी रूल, सीधा सीधा आपको पता है 2 मार्कर क्वेश्चन में हिट द बुलजाई, डोंट ब्लफ, इधर उधर की चीज लिखते ही 0 मार्क्स दे दो। 2 मार्कर में सीधा सीधा बाइनरी मार्किंग होती है। चलो 5 में आते हैं सीधा-सीधा। 5 मार्क्स में यदि उसने आंसर की डिमांड को फुलफिल किया लेकिन रैंडम वे में, जो पूछा है वो बता तो दिया लेकिन रैंडम वे में बता दिया तो 2 मार्क्स दे दो। क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल किया लेकिन पॉइंट फॉर्म में लिखा है, 6 से 8 पॉइंट लिख दिए। साइकोलॉजिकली इतना इंपैक्ट पड़ता है ना पॉइंट्स का, किसी को किसी क्वेश्चन में आप 5 मार्कर में 7-8 पॉइंट देख लोगे ना तो आपको मार्क्स देने की इच्छा हो जाएगी, तो 2.5 मार्क्स दे दो। साथ में इन 6-8 पॉइंट में उन्होंने लिकर पी के एसएससी सेट को अप्लाई किया है और अंडरलाइन या फिर गोला किया है, तो फिर उसको 3 मार्क्स दे दो। मान लो 2-3 जगह उसने कोई पर्सनैलिटी का नाम ले लिया, एमएस स्वामीनाथन का, कोई स्कीम का नाम ले लिया, कोई आर्टिकल लिख लिया, जैसे सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1971, जैसे कल टेस्ट सीरीज में अच्छा आप मिलना चाहो तो आप आ सकते हो 2 टू 5 में टेस्ट सीरीज के सेंटर पे होता हूँ, लोगों को मिल लेता हूँ, कॉपी-वॉपी देख लेता हूँ। तो कल एक एस्पिरेंट आया था, किसी कोचिंग की कॉपी लेके आया था, उन्होंने बहुत अच्छे आंसर लिखे हुए लेकिन उन्होंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ। अब आप सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1971 लिख रहे हो और वहाँ पे उसको अंडरलाइन नहीं कर रहे हो तो आप मार्क्स लूज़ करोगे, है ना? तो आप अंडरलाइन करो आप। तो कहीं पे भी आपको 2-3 जगह भी ये लिकर भी कैसे सेट वैल्यू एडिशन मिल गया तो आप उसको 3 नंबर दे दो। और 3.5 तक रेयरली जाना है और वो कब जाना है? जब साथ में ये सारे पॉइंट के साथ में कोई डायग्राम भी बना दिया। हालाँकि 5 में से 5 भी मिलते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लीनिएंट मार्किंग होती है ना, जैसे एथिक्स में इस बार हुई थी। तो वहाँ पे 5 में 5 भी देते हैं वहाँ पे, लेकिन अपने को एक सेट पैटर्न में 3.5 मार्क्स से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें कर दी तो। क्वेश्चन की डिमांड को हिट किया, 6 से 8 पॉइंट लिख दिए, लिकर पे कैसे सेट मतलब वैल्यू एडिशन कर दी और डायग्राम भी बना दिया तो 3.5 मार्क्स तक आप दे दो उसको, या अपने आप को, ठीक है? 10 मार्कर में क्या करना है भाई? 10 मार्कर में सीधी-सी बात है, क्वेश्चन की डिमांड को रैंडम वे में फिल कर दिया पैराग्राफ वगैरह फॉर्म में तो 2 मार्क्स, मतलब अभी 2 है उसके आगे भी। इंट्रो और कंक्लूजन भी दिया है, तो 1-1 मार्क्स इंट्रो और कंक्लूजन का। अब डिपेंड करता है कि इंट्रो आपको बहुत अच्छा लग गया तो 1 मार्क, इंट्रो पुअर लिखा है तो 0.5 मार्क दे दो। तो 1 से लेकर 2 मार्क्स के बीच में, मान लो 0.5 जस्ट डिनर किया है यार सॉरी तो थोड़ा हाँ, तो कहाँ था? हाँ, तो मान लो इंट्रो और कंक्लूजन दोनों ठीक-ठाक लिखे तो 0.5 1 मार्क्स हो गया। दोनों परफेक्ट लिखे तो 2 मार्क्स हो गया। दोनों नहीं लिखे तो 0 मार्क्स हो गया। तो ये हो गया ना। साथ में 13 से 15 पॉइंट बॉडी में लिख दिए तो उसके अलग से 2 मार्क्स उसको असाइन कर दो। अब आप बोलोगे 13 से 15 पॉइंट भी लिखे जाते हैं क्या? लिखे जाते हैं, मैं बताऊँगा पॉइंट कैसे मैक्सिमाइज़ किए जाते हैं। एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगा। एसओपी का वीडियो मुझे अलग से बनाना था लेकिन मैंने इसी में कवर कर लिया, ठीक है? एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर व्हाट? फॉर इवैल्यूएटिंग द कॉपीज़ फॉर इवैल्यूएटिंग योर आंसर्स, ठीक है? उसके उसके अलावा मान लो ये सारी चीज़ें कर दी कि फुलफिल भी किए, डिमांड को इधर-उधर नहीं भटकाए, बिल्कुल क्वेश्चन की डिमांड को हिट किया है, 12-13 पॉइंट भी लिख दिए, उसके अलावा ये इंट्रो और कंक्लूजन दे दिया, साथ में वैल्यू एडिशन भी कर दिया, कुछ अच्छे-अच्छे एग्जांपल दे दिए, डेटा दे दिए, फैक्ट दे दिए, कोई कमिटी दे दी, उसको अंडरलाइन कर दिया, पर्सनैलिटी दे दी, कीवर्ड दे दी, स्कीम दे दी, सारी चीज़ें मतलब 1-2 1-2 लिख दी और अंडरलाइन कर दिया, तो फिर आप उसको 1 से 1.5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देना। तो मतलब देखो, इनको मिला के 6 मार्क्स हो जाते हैं कि आपने फुलफिल किए, 12-13 पॉइंट लिख दिए और आपने क्या कर दिया ये क्या था हाँ, इंट्रो कंक्लूजन लिख दिया तो आप 6 मार्क्स दो। इसके ऊपर यदि वो वैल्यू एडिशन कर रहा है, उसको अंडरलाइन कर रहा है, डायग्राम बना रहा है तो उसको 7.5 से 7.5 मार्क्स दे दो। इतना आपको कर देना है, ठीक है? 7.5 से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है? ये हो गया। अब देखो भाई, यार ये चीज़ पता नहीं क्यों नहीं समझता एस्पिरेंट। अच्छा ये है ना धक्के खाने से ही हम भी ऐसे ही समझे थे, हमें भी कोई गाइड करने वाला नहीं था, ठीक है? धक्के खाए, 3 यूपीएससी मेंस लिखे, फिर आरएस का मेंस लिखा, ये सब धक्के खाने के बाद में चीज़ समझ में आती है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब मेरा काम है कि आपको ना एक एक गाइडेड मिसाइल की तरह बना दूँ कि हाँ, इधर-उधर नहीं भटकना है। बस आपको एक डायरेक्शन दे दी, मेहनत आप कर लोगे मुझे पता है, डायरेक्शन आपको दे दी तो उसमें बहुत अच्छा कर पाओगे आप। तो देखो हम जिम जाते हैं, कभी आप जिम गए होंगे लड़के तो पक्का गए होंगे, लड़कियाँ भी कुछ-कुछ जाती है।
तो अब मैं बताता हूँ, जिम जाने के बाद में आप क्या करते हो? सारी बॉडी की एक्सरसाइज कर लेते हो, ऐसा नहीं होता ना। ट्राइसेप्स की अलग करते हो, बाइसेप्स की अलग करते हो, नेक की अलग एक्सरसाइज होती है, कमर की अलग एक्सरसाइज होती है, ग्लूट्स की अलग एक्सरसाइज होती है ना? शोल्डर्स की अलग एक्सरसाइज होती है, ये हैमस्ट्रिंग की अलग होती है, ये काफ की अलग एक्सरसाइज होती है, समझ रहे हो? अलग-अलग बॉडी पार्ट्स की अलग-अलग एक्सरसाइज होती है, अलग-अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है? काफ के लिए वो पैरों को ऐसे-ऐसे किया जाता है ना? शोल्डर्स के लिए पूरा ऐसे बेंच प्रेस और ये सारी चीज़ें होती है। एब्स बनाने हो तो आपको क्या बोलते हैं उसे? नाम ही भूल गया मैं, आज ही करके आया हूँ। भूल गया, कोई बात नहीं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको अलग-अलग बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज करनी होती है। भाई यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो आप? सेम गोज़ विथ आंसर राइटिंग। आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप सीधा सब कुछ भरना चाहोगे, नहीं भर पाओगे। आप एक दिन डिसाइड कर लो कि आज मुझे आंसर राइटिंग में डायग्राम पे फोकस करना है या फिर इस सप्ताह मुझे डायग्राम पे फोकस करना है, ठीक है? अगले सप्ताह मुझे पॉइंट को मैक्सिमाइज़ करने पे करना है कि यार 12-13 पॉइंट मैं याद करके ही आऊँगा या सॉरी 12-13 पॉइंट में डाल के ही आऊँगा या डाल के ही आऊँगी, ठीक है? इस तरीके से। या कि मैं यार अब इंट्रो पे काम करती हूँ। 6 दिन मुझे इंट्रो पे काम करना है, मुझे बेस्ट इंट्रो लिखना है, बाकी का मैं लिखूँगी, ठीक है? बाकी का मैं थोड़ा बहुत एवरेज लिख दूँगा बॉडी कंक्लूजन वगैरह, लेकिन मैं इस बार इंट्रो ये जो 6 दिन है ना, इसमें इंट्रो शानदार करूँगा मैं या करूँगी, ठीक है? इस तरीके जैसे मान लो आज मुझे शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है, तो शोल्डर की को मैं अच्छे से करूँगा, लेकिन बाकी भी थोड़ा बहुत जैसे रनिंग-वनिंग कर ली, थोड़ा बॉडी के लिए है ना, बाकी पे मेरा फोकस नहीं है, आज मेरा शोल्डर पे पूरा फोकस है। आज मान लो मैं बाइसेप्स की कर रहा हूँ, तो बाइसेप्स की जितनी भी एक्सरसाइज उस पे ज़्यादा फोकस है या फिर ऐसे बॉडी पार्ट भी होते हैं कि जैसे अपर बॉडी कर लिया, मिडल बॉडी कर दिया, लेग्स कर लिया अलग के दिन, तो लेग्स की ज़्यादा सारी एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करूँगा, बाकी पे कम फोकस करूँगा। ठीक है, वैसे ही आंसर राइटिंग होती है। प्लीज़ परफेक्शन के पीछे मत भागो, एक साथ मत खाओ। एक साथ खाओगे कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। एक-एक पे काम करो कि यार अब 6 दिन में इतना इंप्रूवमेंट होगा ना डायग्राम पे, फिर डायग्राम बहुत ईज़ी हो जाएँगे आपके लिए। और ये करना कहाँ से? भाई साहब सारी चीज़ें बता रखी है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सब अभी फ्री है, आगे फ्री नहीं होंगे ये जब प्रॉपर कोचिंग फॉर्म में आ जाएँगे, हो जाएँगे तो ये सब मतलब ये पड़े रहेंगे यहाँ पे लेकिन इनका फ़ायदा उठाओ यार। मैंने हर चीज़ बता रखी है कि आपको डायग्राम कैसे सोचना है, इनको सोच के देखो डायग्राम बनेगा। आपको इंट्रो कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, 10 मार्कर में बॉडी को कैसे तोड़ना है, मैक्सिमाइज़ कैसे करना है पॉइंट्स को, वैल्यू एडिशन कैसे करना है, लिकर पिकर सेट को कैसे अप्लाई करना है। कुछ नहीं करना है, कनेक्ट स्विच के यूट्यूब चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाके एक प्रोजेक्ट कलम आंसर राइटिंग के नाम से नीचे-नीचे जाओगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें 13 वीडियो है। इन 13 वीडियो को खींच दो यार, आधे-आधे घंटे के वीडियो नहीं है, 25 मिनट आधे घंटे की वीडियो है। इनको खींच दो, बहुत इंप्रूवमेंट होगा। मैं बता रहा हूँ देखो, अरे 2018-2021 ये मैंने चैनल पे भी डाला था। 10 मार्क्स में कितना हो रहा है? 10 मार्क्स में भाई साहब 920 से सीधा 551 रैंक मतलब 10 मार्क्स में 3 कितना 369 रैंक का 1 मार्क्स पे 40 बच्चे। ये होता है और इससे मैं पक्का गारंटी के साथ बोलता हूँ ये प्लेलिस्ट खत्म करो और इनको अप्लाई करो आपके 30 से 40 मार्क्स बढ़ेंगे टोटल तीनों पेपर में मिला के। और अब समझ में आया होगा आपको कि कैसे मैं 3 साल बचाने की बात करता हूँ। क्योंकि जब तक ये रैंक नहीं आएगी ना अंडर 100 तब तक निर्वाणा नहीं मिलता। आपको दोबारा अटेम्प्ट देना ही पड़ेगा और एक अटेम्प्ट 3 साल लेता है आपके। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश के लेक्चर्स हो गए, एथिक्स के लेक्चर्स हो गए, अभी टाइम है, साढ़े 3 महीने अभी अभी 1 महीना होता तो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि ये सब वीडियो देखो नई चीज़ें, फिर मैं रिवीजन के लिए बोलूँगा आपको, लेकिन अभी टाइम है आपके पास, 2 घंटे अलग से कनेक्ट को डिसाइड कर लो कि हाँ, ये मैं गारंटी लेता हूँ कि एक भी वीडियो कनेक्ट पे टाइम पास नहीं होगा कि आपका टाइम खराब हो गया, आपको कुछ सिखा के ही जाएगा, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट का हो। टीचर, बेस्ट मेंटर चूज़ करना मेरी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? दूसरा, साथी पकड़ लो। साथी मतलब चाहे ऑनलाइन ही होगा मोस्टली तो ऑनलाइन आपको पता लग जाएगा कि यार ये दीदी या भैया बहुत अच्छे आंसर लिख रहे हैं। तो अब देखो कोई गलत नहीं है किसी को साथी बनाने में, है ना? बस आपको लिमिट रखना होगा कि उससे कितना इन्फॉर्मल आप जा रहे हो, कितना फॉर्मल जा रहे हो। वरना वो आपकी पूरे लाइफ की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। पॉजिटिवली, नेगेटिवली दोनों कर सकता है, ठीक है? तो तो जैसे हम लड़के थोड़े इमोशनल होते हैं, कोई लड़की थोड़ी थोड़ी प्यार से बात कर ले तो हम अपने बच्चों का नाम सोचने लग जाते हैं उसके साथ। तो हम बेचारे होते हैं क्या करें यार, जैसे भगवान ने बनाया है ऐसा ही हम लोगों को। तो थोड़ा बच के रहना है, लड़कों को भी और लड़कियों को भी कि इन्फॉर्मली नहीं जाना है अभी। आप साथी पकड़ो, आपका काम है थोड़ा फ़ोकस्ड रहो 4 महीने, उसके बाद में बहुत मिलेंगी, बहुत मिलेंगे और मिलेंगी, ठीक है? तो आपको कि भैया या दीदी जो भी है अभी आंसर राइटिंग पे फोकस करना है, आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना है, बच्चों के नाम नहीं सोचने हैं अभी, ठीक है? तो यार ये प्लीज़ बहुत हेल्प होती है, मैं बता रहा हूँ, जैसे आईआईटी दिल्ली से ना इतने सारे आईएएस बनते हैं हर साल, इतने आईपीएस बनते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि एक लाइब्रेरी में कम्युनिटी बन जाती है, 50-60 लोग तैयारी कर रहे हैं, भैया सीनियर के आंसर देख लिए, जूनियर के आंसर देख लिए, दीदी के आंसर देख लिए, मैडम, सर इनके, है ना? उनसे बहुत इम्प्रूवमेंट होता है, तो ठीक वैसे ही बेस्ट कम्युनिटी बन सकती है आपकी, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ अभी आजकल, तो मेरे साथ एक भैया हैं, बहुत भैया क्या वो तो बहुत बहुत नाइस इंसान है अ, नवोदय के सीनियर थे, आईआईटी में भी सीनियर थे। अब उस बंदे का ना स्टैमिना बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब
बॉडी खतरनाक है उनकी, तो उनके साथ मैं एक्सरसाइज करता हूँ। मैंने नोटिस किया जिस दिन वो मेरे साथ जाती नहीं है ना, उस दिन मैं बहुत पोorली परफॉर्म करके आता हूँ। मैं वैसे ही थका हुआ रहता हूँ पूरे दिन वैसे, है ना? लेकिन जिस दिन वो भैया जाते हैं ना, मेरी ईगो तो रहती है कि भैया यार आपने 5 सेट लगा लिए, मैं 6 लगा के दिखाऊँगा। भले ही फिर उस चक्कर में फिर घर पे आके बहुत पेन होता है, वो सब होता है, हालत खराब हो जाती है। वो बोलते हैं कि डट जा ज़्यादा जोश में बता। लेकिन पता है ये जो कॉम्पिटिशन है ना भैया के साथ, ये पेन हो रहा है लेकिन गेन बहुत हो रहा है। तो ये कॉम्पीट करो यार आप। एक दूसरे से आंसर राइटिंग में इन सब में कॉम्पीट करो कि मेरा आज 10 में से आपने 3 ही दिए, अगली बार देखो मैं 4 तो लाऊँगा या आपसे 4 आंसर राइटिंग तो 4 नंबर तो मैं खींचूँगा या खींचूँगी, ठीक है? ये बहुत हेल्प करता है आपकी जो पीयर होता है ना, ऑनलाइन पीयर रखो, लिमिटेड रखो, इन्फॉर्मल को थोड़ा कंट्रोल में रखो, सब हो जाएगा साढ़े 3 महीने, 4 महीने में, ठीक है? तो अब देखो मेरे पसीने-पसीने आने लग गए, तो मैं इसको खत्म करता हूँ, अपनी बातें भी खत्म हो गई। बाकी तो सब आए थे, सब जाएँगे। आज जो ऊपर है वो कल नीचे होगा, आज नीचे कल ऊपर होगा, इसलिए सारे लोगों की रिस्पेक्ट करनी है। एक्सरसाइज़ करते रहना, एक्सरसाइज़ की बातें हो रही थी अभी तो। परफेक्शन नहीं, यहाँ भी देखो परफेक्शन नहीं। मैं डेली नहीं जा पाता, कभी-कभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, बाहर होते हैं, 7 दिन में से 4 दिन, 5 दिन भी चले गए ना, तो भी इनफ है, ठीक है? हेल्दी-हेल्दी खाना खाओ घर का और फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ टच में रहो। आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा 90 डेज़ प्रोग्राम, ये जो भी है अच्छा लगे तो लाइक कर देना भाई साहब। फ्री है लेकिन फ्री नहीं है। इसमें आपकी मेहनत लग रही है, हमारी मेहनत लग रही है, बहुत कुछ लग रहा है यार, बहुत कुछ स्टेक पे है, ठीक है? फ्री तो मतलब पता नहीं है वो प्रमोशनल टाइप से दे रहे हैं, बाकी फ्री की चीज़ नहीं है ये, बिल्कुल भी फ्री की चीज़ नहीं है, ठीक है? नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हो, वो आपका अधिकार है। कमेंट आप पॉजिटिव, नेगेटिव सब आपकी मर्ज़ी है। सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो ऐसी स्ट्रैटेजीज़ आती रहेगी। और ये तो पीडीएफ कुछ है ही नहीं, ठीक है? ट्विटर वगैरह पे एक्टिव रहते हैं हम, तो वहाँ पे भी आप जॉइन कर सकते हो हमें। बाय बाय।